हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम पर डे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे और कुछ नया जानेंगे और धीरे धीरे करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत बेसिक चीजें मैं लेके आया हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे थे कल के हमारे डेमो क्लास में, जहां बच्चों ने ये बोला कि सर हम जुड़ नहीं पाए, उनको जुड़ने में कुछ दिक्कत हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए और उसकी वजह से वो जुड़ नहीं पाए। तो इसलिए आज यहां पे लेके आए हैं, जहां पे आप सारे मेरे बच्चे यहां पे जुड़ सकते हैं। ऑल दियर स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली गेट सम पॉइंट्स, जिसकी वजह से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि कैसे। ओके, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को, अच्छा मेरे बहुत सारे प्राइम के बच्चे भी हैं, चलिए मैं आप लोगों को पहले एक आंसर दे देता हूं मेरे प्राइम वाले बच्चों के लिए। रिवीजन क्लासेस जितने भी प्राइम के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 22 वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका रिवीजन क्लास शेड्यूल रेडी है। आज रात में आपके ग्रुप में आपका रिवीजन शेड्यूल आ जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल जीपैट का फॉर्म रिलीज होता है, वो शेड्यूल हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अब बात आती है, पहले मैं आप ही लोगों से बात कर लेता हूं। तो अगर बात आती है कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जो पढ़ा उसका क्या करें सर, भूल जाते हैं, कैसे क्या करें, तो आपको सिंपली एक चीज फॉलो करना है। 10 आवर्स की स्टडी आपको पर डे इस समय करना है और उस 10 आवर्स की स्टडी में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। मैं इस सेशन में जरूर आप लोगों को बताता हूं कैसे हम करेंगे। वैसे स्पेशल आप लोगों के प्राइम वाले बच्चों के लिए, जितने भी मेरे प्राइम के स्टूडेंट्स हैं, उनका कल एक स्पेशल सेशन उनके सेक्शन में होगा, ऐप में होगा, जहां पे वो अपने रिवीजन कैसे करेंगे उन सारी चीजों को बताने वाला हूं। सो आई होप आप लोगों के मन से ये डाउट दूर हो गया होगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपने सिलेबस, रही बात, हमने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है और वही रिवीजन शेड्यूल हम लेके आएंगे। बिल्कुल, रिवीजन क्लासेस जस्ट आफ्टर द जीपैट नोटिफिकेशन। टाइम टेबल का वीडियो का लिंक, टाइम टेबल का वीडियो का लिंक क्या होता है सोमाली? नहीं बेटा, करेक्ट है। हाँ जी, ये भी एक रिवीजन ही है। आप जहां भी मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही और अपने आप को थोड़ा सा आगे ही करेंगे। करेक्ट है। नहीं दीपक, मैं अपने प्राइम वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं भूला हूं। अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी जस्ट मान के चलिए फॉर्म आने ही वाला है और जैसे ही फॉर्म आएगा उसके बाद आप ही के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ मेरे सारे प्राइम वाले बच्चों के साथ चलेंगे। क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, क्रैश कोर्स तो हमारा चल ही रहा है। चलिए, फॉर्म आया कि नहीं? अभी नहीं आया है, होप सो नेक्स्ट वीक की उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बहुत बेसिक चीजें मैं लेके आया हूं, सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स कैन गेट दिस नॉलेज कि आप इन चीजों को समझ सकते हैं। आप ये देखिएगा कि कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करके चीजें पढ़ने में मजा आता है, वही हम करने वाले हैं। चलिए, प्राइम से रिलेटेड आपकी जितनी क्वेरीज होंगी आप बात करिएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक आज का मेरा है, जनरल फार्माकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पे हम बात करने वाले हैं क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और क्या चीजें हैं, सिंप्लीफाई करके वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला चीज आता है, व्हाट इज द फार्माकोलॉजी, क्यों है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो फार्माकोलॉजी, बेसिकली वी कैन से फार्माकोलॉजी हमारा क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और इसके नाम में ही लगा हुआ है फार्माकोन। इस चीजों को सिंपली करते हैं, क्या वर्ड है, फार्माकोलॉजी। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूं दो पार्ट में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला वर्ड आपको दिखेगा
फार्माकोन, जिसको हम फार्माकोन बोलते हैं, एंड दूसरा हमारा क्या मिलेगा, लॉजी। लॉजी मींस स्टडी। लॉजी को हम कहीं भी लॉजी लगता है, लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। एंड फार्माकोन की बात करते हैं तो फार्माकोन मींस ड्रग। तो कहीं भी हम ड्रग की स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी। तो इस पूरे सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं ड्रग, जितनी हमने ड्रग पढ़ी। चलिए पहले बात करते हैं व्हाट इज द ड्रग। आप दो वर्ड में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज द ड्रग एंड व्हाट इज द मेडिसिन। तो ड्रग हमारा क्या होता है, जैसे अगर आपने बोला कि आपने पैरासिटामोल का टैबलेट खाया, आपने पैरासिटामोल का टैबलेट खाया, वो पैरासिटामोल का टैबलेट में आपने खाया, आप पढ़ते होंगे पैरासिटामोल आपने 350 mg खाया, 500 mg खाया, 650 mg खाया, अलग अलग आती है। लेकिन टैबलेट का वेट तो 650 नहीं होगा, 500 नहीं होगा, उसका तो ग्राम में होगा, उसका तो ग्राम में वेट होगा। तो अगर बात करते हैं हमारी एक टैबलेट है और उस टैबलेट में हमारा जितना पैरासिटामोल यानी पीसीएम है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपीआई। एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस ड्रग में जितनी काम की चीज होगी उसको हम बोलते हैं एपीआई। तो यही एपीआई हमारी क्या हो गई, ड्रग हो गई। तो हम इसीलिए फार्माकोलॉजी में मेडिसिन नहीं पढ़ते हैं, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन मतलब हम टैबलेट, उसका सारी चीजें आ जाएंगी, या हम सिरप के फॉर्म में बात करेंगे वो आ जाएंगी। मेडिसिन क्या हो गया, दिस इज द प्रिपेयर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर्ड फॉर्म हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर्म। अगर मेरा, जब मैंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाला, उसमें मैंने स्वीटनर डाला, बाइंडर डाला, डाइल्यूएंट डाला, जिससे वेट बढ़ गया, बहुत सारी चीजें, उसका टेस्ट बदल गया, तो ये चीजें मेरे लिए अब जो कंबाइंडली टैबलेट बनी, वो टैबलेट मेरे लिए क्या हो गई, मेडिसिन हो गई। लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो मेरे लिए क्या हो गया, एपीआई जो है उसको हमने बोल दिया ड्रग। तो ड्रग और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अब आपको समझ में आ गया, ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। Active pharmaceutical ingredient is the drug, while the prepared form of the medicine is prepared form of the drug is the medicine. Prepared हो गया, complete बन गई, वो मेरे लिए मेडिसिन हो गई। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, ये सारी चीजें जब कंप्लीट बन जाती हैं वो बन गया हमारे लिए क्या, मेडिसिन हो गया। बस अब अगर बात करते हैं हमारा जो एक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने बोला कि हमारा एक टैबलेट है जिसमें एपीआई है, उसमें डाइल्यूएंट है, उसमें बाइंडर है, उसमें डिसइंटीग्रेंट है, उसमें स्वीटनर है, सारी चीज कलरेंट है, तो एक्शन किसकी वजह से है, वो जो मुझे फीवर के लिए एक्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो फीवर को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी किसमें है, पैरासिटामोल में है, एपीआई में है। सो यस, आई कैन से the API is the responsible for the action, pharmacological action। वही API ही मेरी pharmacological action दे रही है, बाकी चीजों से कोई रिलेशन नहीं है pharmacological action से। क्लियर। चलिए अब बात कर, तो हमने क्या बात किया, यही क्लियर किया, फार्माकोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ड्रग। ड्रग की स्टडी को हमने बोल दिया फार्माकोलॉजी, ये हमारी ड्रग की स्टडी को हमारा फार्माकोलॉजी हो गया। अब ड्रग हमने पहले क्लियर किया, ड्रग इज द सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर कई सारी चीजों के लिए। सपोज कभी आप ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते होंगे, कभी आप ड्रग को डायग्नोसिस के लिए यूज करते होंगे, कभी आप ड्रग को प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हो, मतलब आपको डिजीज नहीं हुई। जैसे वैक्सीन की बात करते हैं, अभी सभी ने आप में से वैक्सीन लगवाई होगी, क्या जो आपने वैक्सीन लगवाई वो सबको कोरोना हुआ था क्या, सबको कोविड हुआ था क्या, नहीं, हमने लगवाई ताकि हमको ना हो, होने से बचाव को ही हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। हो गया, अब उसको सही करना है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो प्रोफाइलैक्सिस सुरक्षा ही बचाव है, ट्रीटमेंट हो गया, अब उसको सही करना है, वो ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस हो गया है, अच्छी बात है। आप लोगों ने क्या किया होगा, आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ होगा, आप गए होगे कोविड टेस्ट कराए होगे, उस टेस्ट में जो ड्रग यूज हुई होगी वो किस लिए यूज हुई, डायग्नोसिस पर्पस से, जानने के लिए, पता करने के लिए, वो होता है डायग्नोसिस। तो ये तीनों वर्ड आप फैमिलियर हो गए। पहला वर्ड मैंने आपको क्या बोला, प्रोफाइलैक्सिस,
आप अगर दूसरे वर्ड में इसको समझना चाहो तो प्रिवेंशन वर्ड ले लीजिएगा, इट्स नॉट एक्चुअल लेकिन समझने के लिए अभी आप लगा दीजिए। प्रोफाइलैक्सिस हो गया। नेक्स्ट हमने क्या बोला, ट्रीटमेंट, हाँ जी हो गया है उसके लिए कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमने क्या बोला, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए यूज किए। तो ये सारे पर्पस के लिए मेरी ड्रग यूज होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है होती है। तो ये हो गया मेरा। अब ये जब यूज करेंगे तो उसका मेन टारगेट क्या है, किसी भी ड्रग को यूज करने का मेजर टारगेट एक ही है, क्या, जो हुआ है उससे सही होके मैं नॉर्मल हो जाऊं। लाइक मुझे फीवर हुआ, मैंने पैरासीटामोल खाया, क्यों, ताकि मेरा फीवर सही हो जाए, मेरा फीवर नॉर्मल में हो जाऊं, फीवर ना रहे, इसीलिए तो मैंने पैरासीटामोल खाई है। मींस टू बिकम द नॉर्मल पैथोलॉजिकल स्टेट और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई, फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है। ओके, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के हमारे दो वर्ड आते हैं, सब में आपने पढ़ा होगा, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ये कॉमन हर जगह आते हैं, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दिस। ओके, अब बात करते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओवरऑल द वर्ल्ड आते हैं ओस्टवाल्ड स्मिथबर्ग सर, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है। लेकिन कभी कभी चीजें आती हैं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। और अगर इंडियन फार्माकोलॉजी की बात आती है तो आपको याद रखना पड़ेगा डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा सर। कौन, आर.एन. चोपड़ा, यानी हमारे कौन हो गए, रामनाथ चोपड़ा सर, ये इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं। जैसे आप बोलते हो फादर ऑफ फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी की बात करते हैं, आप बोलते हो गैलन साहब हैं, हां जी बिल्कुल हैं। लेकिन अगर बात आती है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तब आप एम.एल. श्रॉफ सर को याद करते हो, महादेवलाल श्रॉफ सर, हां जी। तो ये हमारे अलग अलग हो गए ना, इंडिया वाइज अलग एंड फादर बाहर वाइज अलग, तो ये याद रहेगा। ओके चलिए, अब कुछ और साइंटिस्ट ने बहुत सारे काम किए, सारी चीजें यहां नहीं दे सकते, थोड़ी चीजें अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूं। फादर ऑफ कीमोथेरेपी एलरिच, पॉल एलरिच सर, हां जी। इनको मैजिक बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो इनमें डिस्कवरी है, इनके जो खोज हैं, इन्होंने एक रिवॉल्यूशन ला दिया। पहले, इससे पहले कोई भी हमारा एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल ऐसी चीजों जैसा कोई चीज होता ही नहीं था। एक डिजीज होती थी, एक इन्फेक्शन होता था, उसके लिए मेडिसिन देते थे, लेकिन कहां काम करेगी, कैसे काम करेगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पॉल एलरिच सर फादर ऑफ द मॉडर्न कीमोथेरेपी के नाम से जाने गए। अब आपसे बात किया जाए, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, पता नहीं कितनी बार, फादर ऑफ या हु हैव डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया, अरे भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, 1942 में फ्लेमिंग साहब ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये तो हमारे लिए बेसिक है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, मैंने अभी बात किया, कीमोथेरेपी तो आ गया, पॉल एलरिच साहब लेके आ गए। अब उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक आए जिनको बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग ने डिस्कवर किया, डोमैक साहब भी आएंगे। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें, वॉक्समैन सर आते हैं। अच्छा, इंसुलिन का नाम सुना होगा जरूर, जैसे आप वॉटसन एंड क्रिक सेल की बात करते हो ना, कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, आप तुरंत बोलते हो सर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, वहां पे वॉटसन एंड क्रिक सर ने दिया था। ओके ठीक है। अगर आप बात करते हो इंसुलिन किसने डिस्कवर किया, बेंटिंग एंड बेस्ट साहब ने डिस्कवर किया, हाँ जी। एंटी माइक्रोबियल प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल ने एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया फार्माकोलॉजी में, जहां से हमारा क्या आया, एक वर्ड बदल गया, प्रोड्रग नाम आ गया। प्रोड्रग मतलब एक ऐसी ड्रग होती है जो नॉर्मली तो इनएक्टिव होती है, मतलब किसी काम की नहीं होती है, बाहर पड़ी है, किसी काम की नहीं, लेकिन जब आपके बॉडी में जाएगी ना, वहां पे वो एक्टिव हो जाती है, तो वो कहला गई प्रोड्रग। बाकी डिटेल चलेंगे, वो समझेंगे धीरे धीरे। तो प्रोड्रग यानी प्रोंटोसिल पहली प्रोड्रग थी जो बॉडी में जाने के बाद सल्फोनामाइड डिलीवर करती है, और वही मेरे पायोजेनिक बैक्टीरिया के लिए यूज किया गया था। माउथ में जो इन्फेक्शन होता है ना, उसके लिए सबसे पहले जेरहार्ड डोमैक साहब ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की डिस्कवरी भाई साहब डोमैक साहब ने किया। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको एक बेसिक हमारे साइंटिस्ट है,
मुझे पता है मेरे बच्चों की बहुत सारी डिमांड है। किसी का डिमांड है सर हमारी मैराथन, किसी की डिमांड है सर आपने इसरो सॉल्व नहीं कराया, किसी की डिमांड है सर हमारी क्लासेस कब होगी। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आज से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके साथ यूट्यूब पे रहूंगा। मैराथन अभी नहीं चलेगी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें हम जरूर लेके आ रहे हैं। फार्मासिस्ट वाला जो, हाँ जी, 2-3 टेस्ट हुए, पेपर हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, जरूर लेके आएंगे। आप लोगों के लिए भी रिवीजन क्लासेस मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे आएंगी, यूट्यूब पे आएंगी। मेरे प्राइम वाले बच्चों बिल्कुल मत घबराओ, सारी चीजें लेके आएंगे, तो प्लीज परेशान मत होइएगा। हाँ जी, फादर डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर, करेक्ट है। चलिए, अब फार्माकोलॉजी की बात आती है, जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा या आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, ये हमारा साइंस होता है, स्टडी ऑफ द साइंस। अब उसके 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। सिमिलर यहां पे भी हमारे फार्माकोलॉजी 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड की जाती है। सो मेजर 2 ब्रांचेस आती हैं, एक हमारा कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक, एक हमारा कहलाता है फार्माकोडायनेमिक। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, क्या है फार्माकोकाइनेटिक, क्या है फार्माकोडायनेमिक। मैं थोड़ा सा सिंपल करके लेके चलना चाह रहा हूं, नाम सुनिएगा और समझिएगा। फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा वर्ड आया क्या? फार्माकोडायनेमिक। सर क्या मतलब है? बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये वर्ड पकड़ो, काइनेटिक और डायनेमिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज अगर मूवमेंट में है वही हमारी हो गई क्या? काइनेटिक, मूवमेंट में है। और डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? पावर। कहते हैं ना कि वो पर्सन बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी का है। डायनेमिक पर्सनालिटी मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो काइनेटिक और डायनेमिक वर्ड आ गया। उससे पहले क्या लगा है? फार्माकोन यानी ड्रग, दोनों में। तो ड्रग का मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट हमारा कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक, और ड्रग की पावर की जहां बात करेंगे वहां आता है फार्माकोडायनेमिक। सर मूवमेंट पावर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो आप बात करते हैं। अगर आपसे सिंपली बात करूं, एक वर्ड लेके आओ, क्या बोलते हैं? आप बाइक चला रहे हो, बाइक जब चल रही है, बाइक जा रही है या बाइक को रोड ले जा रही है? रोड पे चला रहे हैं, बाइक स्कूटी कुछ भी आप चला रहे हैं। बाइक खुद से जा रही है, चल रही है, वो तो अलग चीज है, उसकी पावर है, ठीक है, लेकिन उसको ले कौन जा रहा है? रोड ले जा रही है ना। मींस अगर कहीं रोड ऐसे आ रही थी और आगे वो टर्न हो गई, तो रोड के अकॉर्डिंग ही तो मेरी बाइक जाएगी। रोड जहां टर्न हुई, बाइक वहां मुड़ गई, तो रोड बाइक को ले जा रही है। बाइक चल रही है, पहली चीज समझिएगा, बाइक चल रही है, लेकिन ले कौन जा रहा है? भाई साहब रोड लेके जा रही है। तो रोड क्या हो गया मेरे लिए? वो गवर्निंग अथॉरिटी हो गई जो बाइक को कहां कहां जाना है ये डिसाइड कराएगी। एक्सेप्ट करते हो इस चीज को? हाँ जी। अब बाइक चल रही है क्योंकि बाइक में पेट्रोल है, पेट्रोल है तो वो चल रही है, तो ये चीज हो गई। तो मैंने क्या बोला? जब हमने बोला फार्माकोकाइनेटिक, तो काइनेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? ड्रग आपने खाई, लेकिन ड्रग खाई अच्छी चीज है, लेकिन ड्रग को कौन लेके जाएगा? ड्रग जाएगी या बॉडी लेके जाएगी? अगर बॉडी ने बोला नहीं, मैं इस ड्रग को, आपने खा लिया अच्छी चीज है, लेकिन मैं इसको अपने अंदर, मतलब इंटेस्टाइन से अंदर कहीं नहीं जाने दूंगी, बॉडी ने बोल दिया, क्या होगा? कहीं जाएगी क्या? नहीं। तो सिंपली बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक की मूवमेंट की जहां बात आती है, वहां गवर्निंग अथॉरिटी किसके पास है? बॉडी के पास है। और जहां पावर की बात आती है, वहां किसके पास है? गवर्निंग अथॉरिटी ड्रग के पास है, क्योंकि ड्रग पावर शो करेगी और बॉडी उसका मूवमेंट कराएगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? अब इसको बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन इसकी करते हैं, जो बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है। तो बॉडी यहां पे मूवमेंट करा रही है, किसको? ड्रग को। तो फार्माकोकाइनेटिक को अगर सिंपली बोलूं क्या? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मींस हमारी बॉडी हमारे ड्रग पे क्या काम करती है, वही हो गया फार्माकोकाइनेटिक। और अगर मैं बोलूं डायनेमिक क्या हो गया, तो उल्टा कर दो। क्या भाई? ड्रग हमारे बॉडी पे एक्शन प्रोड्यूस कर रही है,
व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब बताइए कितना सिंपल है, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि पहले जो आया वो गवर्निंग अथॉरिटी है। अगर काइनेटिक की बात किया गया है तो काइनेटिक में गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन है? बॉडी है, बॉडी गवर्न करेगा। और डायनेमिक में कौन गवर्न करेगा? ड्रग कवर करेगा। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग पे क्या कर रही है? काइनेटिक। ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है? डायनेमिक, क्योंकि ड्रग की पावर है। क्लियर होगा मेरी ये बात? बस यही तो हमें समझना था। तो हमने यही बोला कि फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। काइनेटिक की बात आई तो हमने वर्ड दिया व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब बॉडी क्या करेगी? किसी ड्रग को एब्जॉर्ब कराएगी, उसको डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लीवर में भेजेगी, मेटाबॉलिज्म होगा और किडनी और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। तो एडीएमई आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडीएमई। लेकिन कहीं कहीं आपको एडीएमई के पहले के लगा मिल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के? के मीन्स काइनेटिक और एडीएमई मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये चारों चीजें मेरी हो गई किसके अंतर्गत? फार्माकोकाइनेटिक के। तो कभी आपसे पूछा जाए फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर कौन कौन से हैं, तुरंत बोलो सर एडीएमई। फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर एडीएमई आ गए। क्लियर है मेरी बात? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, अब दूसरे वर्ड पे आते हैं। डायनेमिक क्या है सर? डायनेमिक की बात आती है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग बॉडी पे क्या करेगा? सुनो, ड्रग बॉडी पे क्या करेगा, थोड़ा मुझे बताइएगा जरूर। ड्रग बॉडी पे अच्छी चीज भी करता है, बुरी चीज भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा करेगा भाई, ड्रग अपना एक्शन भी प्रोड्यूस करेगा और साइड इफेक्ट भी दे देगा। जैसे कभी भी बोला जाता है कि अगर आपने एस्प्रिन, पैरासिटामोल, ये सारी ड्रग आप खा रहे हो, कोई भी दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक खा रहे हो या एंटीपायरेटिक खा रहे हो, उसको अगर खाओगे, अगर ज्यादा खाओगे तो अल्सर हो जाएगा, पेट में अल्सर हो जाएगा, स्टमक में या अल्सर में, इंटेस्टाइन में। पता है क्यों? क्योंकि वो करेगी ही करेगी, इसलिए वेल नोन है, तो उसको नहीं यूज करना है। क्योंकि अल्सर साइड इफेक्ट हो गया और वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, वो एक्शन हो गया। तो दोनों चीजें मुझे पता है। जैसे कोई भी एक ड्रग ले लीजिए कि अगर किसी चीज को आप, किसी ड्रग को आप खाओगे मींस, तो अब बात आती है फार्माकोडायनेमिक की बात करता हूं। तो ड्रग बॉडी पे क्या करता है? दो टाइप के एक्शन प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक्शन क्या हो गया? थेरेप्यूटिक एक्शन। पहला हो गया थेरेप्यूटिक एक्शन और दूसरा हो गया क्या? एडवर्स एक्शन। एडवर्स एक्शन या एडवर्स इफेक्ट भी बोला जाता है। तो कोई भी ड्रग दो चीजें प्रोड्यूस करेगी, एक थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी और दूसरा एडवर्स एक्शन प्रोड्यूस करेगी। थेरेप्यूटिक एक्शन क्या? जो मुझे चाहिए। मैंने पैरासिटामोल खाया, क्यों? मुझे फीवर था, पैरासिटामोल खाया, मेरा फीवर सही हो जाएगा, ये हुआ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। लेकिन मैंने बोला कि मैं अगर अल्सर ड्रग खाऊंगा तो मुझे अल्सर हो जाएगा, और अल्सर हो जाएगा तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एडवर्स इफेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? ये वेल नोन है। तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। सर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? दोनों चीजें सुनिएगा, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अगर पूछा जाता है आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख के चले आते हो, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जाता है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख के चले आते हो। नहीं, दोनों अलग है। कैसे? थोड़ा सुनिएगा। आपको एक जगह पहुंचना है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है जीपैट क्वालिफाई करना। अब जीपैट क्वालिफाई करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। कोई जीडीसी के साथ तैयारी कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। एक एग्जांपल समझिएगा, आप जीडीसी के साथ तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टारगेट आपका दोनों का एक ही है, लेकिन पहुंचने का तरीका अलग अलग है। पहुंचने का तरीका
अलग अलग है। तो यही जो तरीके अलग अलग हैं, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप कैसे यहां तक पहुंचे, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और क्या एक्शन मिला, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। थोड़ा सा एक और इलेबोरेट कर दूं, जैसे आपने पैरासिटामोल खाया, किस लिए खाया था भाई, ताकि आपको एंटीपायरेटिक एक्शन मिले, आपका फीवर सही हो। ये हो गया क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। लेकिन ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि पैरासिटामोल ने एक एंजाइम को इनहिबिट किया जिसको हम बोलते हैं कॉक्स एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इसने इनहिबिट किया, और जब इसने इसको इनहिबिट किया तो एंटीपायरेटिक एक्शन मिला। तो ये कॉक्स को इनहिबिट करना, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटीपायरेटिक इफेक्ट मिला, दिस इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आई होप अब आप लोग इन दोनों वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम तो नहीं है, क्लियर है, सेम नहीं है। श्रद्धा, क्वेश्चन लास्ट में है बेटा, क्वेश्चन लास्ट में है, परेशान मत होइए, थोड़ा सा पहले चलिए, उसके बाद करूंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आता है, कुछ और ब्रांचेस हैं, जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा काम की नहीं है, इनके नाम में ही इनका सब कुछ काम छिपा हुआ है। जैसे हमने क्या बोला, फार्माकोथेरेप्यूटिक, फार्माको मीन्स ड्रग, थेरेपेटिक मीन्स अगर हमने किसी ड्रग का सिर्फ थेरेपेटिक एक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, उस ड्रग के सिर्फ थेरेपेटिक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, फार्माकोथेरेपेटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। कहीं भी क्लिनिकल लग जाए मतलब सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। क्लिनिकल मींस ह्यूमन, क्लिनिकल मींस ह्यूमन, तो ह्यूमन में जब ड्रग की स्टडी करोगे वो कहलाएगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ये हमारा क्लिनिकल। टॉक्सिकोलॉजी, किसी ड्रग की टॉक्सिक स्टडी। सर ये टॉक्सिक स्टडी क्या है, टॉक्सिक स्टडी कहीं भी वर्ड आ जाए, सपोज आपसे बोला गया 650 mg पैरासिटामोल खाना है, डोलो 650 खाया है, आज ही न्यूज में पढ़ रहा था, ये बोला गया कि डोलो 650 पिछले एक साल में जब से कोविड आया है कितनी बिलियन, शायद 3 बिलियन यूनिट्स यूज हो चुकी है। मतलब उसका एक अल्टीमेटली बताने का तरीका यह था कि जितना माउंटेन एवरेस्ट की हाइट है ना, अगर टैबलेट रखे जाए ना, उससे ज्यादा हाइट की वो टैबलेट हो सकती है, इतना खाया गया है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें आएंगी। तो 650 mg बोला गया खाने के लिए सपोज, लेकिन आपका मन हुआ नहीं, मेरा फीवर नहीं सही हो रहा है, मैं 1000 mg खाऊंगा, मैं 2000 mg खाऊंगा, तुरंत फीवर सही करूंगा। थेरेपेटिक एक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन टॉक्सिक एक्शन जरूर मिलेगा, और यही स्टडी कहलाएगी टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ द एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये हमारा टॉक्सिकोलॉजी। कीमोथेरेपी, जहां पे हम एंटी माइक्रोबियल मीन्स जब हमें मलेरिया हुआ, फंजाई हुआ, फंगल इन्फेक्शन हुआ, या अगर बात करें वायरल इन्फेक्शन हुआ, उनकी स्टडी करेंगे तो वो हमारा ये कहलाएगा। बिल्कुल धर्मराज, अब लगातार कोशिश है कि पर डे आप लोगों के साथ में रहेंगे। 576 करोड़, ठीक है, चलिए, थैंक यू कल्पना मेरे डेटा को सही करने के लिए। चलिए ओके, अब एक वर्ड आता है, कुछ ड्रग अलग अलग आते हैं, आपने नाम सुने होंगे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओटीसी ड्रग, ऑर्फन ड्रग, एसेंशियल ड्रग, तमाम प्रकार के इस तरह के नाम सुने होंगे। मैं थोड़े से इनके डिफिनीशन पे खाली आपको लेके चलना चाहूंगा। ऑर्फन ड्रग का मतलब क्या है, अगर मैं हिंदी में जाऊंगा तो एक बड़ा गंदा वर्ड होता है, छोड़ो मैं नहीं बोलने वाला। ऑर्फन ड्रग की बात करता हूं, ठीक है, जिसको हम सिंपली बोलते हैं क्या, कि हमारा ऑर्फन ड्रग वो है जो रेयर डिजीज में यूज होती है। मीन सिंपली आई कैन से, अगर कोई ड्रग ऐसी डिजीज में यूज हो रही है जो कॉमन नहीं है, बहुत रेयर, रेयर डिजीज की डिफिनेशन क्या कहलाती है, द डिजीज, ऐसी डिजीज जो 10,000 में किसी एक लोग को डिजीज हो, उसको बोलते हैं रेयर डिजीज। तो अगर किसी ऐसे पर्सन में मतलब रेयर डिजीज हुई और उसके लिए जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्या, रेयर डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेयर डिजीज बोलेंगे। और उसी रेयर डिजीज के लिए, उसी रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज हो रही है उसको बोलेंगे ऑर्फन ड्रग। मींस ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर द रेयर डिजीज, उसी को बोलेंगे ऑर्फन ड्रग।
जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी आएंगे मेरी डिजीज। लेकिन अब इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग कैसे याद करेंगे, एक सिंपल ट्रिक याद करते हैं, SRDDLZ का फैन है। SRK की मूवी आप सबने देखी होंगी, उनकी DDLZ मूवी है, फैन मूवी भी है, तो इसी से एक ट्रिक बनाया गया, क्या, SRDDLZ का फैन है। SR मींस पहला आ गया सुमाट्रिप्टन, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट यूज होती है साइनाइड पॉइजनिंग में। अरे कितनी साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती होगी, कहीं एक्सीडेंटली या सुसाइडल, रेयर ही होती है, कॉमन तो नहीं है। अब इसमें अगर यूज हो रही है तो रेयर हो गई ना। तो आगे मेरी क्या, पहले सुमाट्रिप्टन माइग्रेन में यूज होने वाली, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। आर से याद करते हैं रिफाब्यूटिन, रिफाक्सिमिन एंड रिटुक्सीमैब, मेरी आ गई आर से। सर आप आएंगे रेगुलर कोलॉजी लाइव क्लास में, आएंगे डेली? अभी तो चल रही है बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन कमेंट कम करके पहले पढ़ने पे कोशिश करो, पढ़ोगे समझोगे तब मजा आएगा। DDLZ से बात करते हैं तो यहां मेनली हमारा फोकस है D और L पे। तो डिजॉक्सिन एंटीबॉडी किसमें यूज होगी, डिजिटालिस टॉक्सिसिटी के लिए यूज होगी। तो ये मेरे डिजिबाइंड आ गई, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी कहलाती है। लियोथ्रायोनिन जब हमारा डिक्रीज में आएगा थायराइड हार्मोन। फैन की बात करते हैं, फोमेपिजोल, एम्फोटेरसिन बी, एजासिटिडिन, नाइट्रेट एंड निलोटिनिब, ये मेरी ड्रग आती हैं। दीज आर द ड्रग विच आर ऑर्फन ड्रग। कौन कौन सी है, फिर से एक बार क्लियर करूं, सुमाट्रिप्टन, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, रिटुक्सीमैब, रिफाक्सिमिन एंड नेक्स्ट हमारी आ गई कौन सी, रिफाब्यूटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं DL से बात करते हैं, जहां पे हमारी पहली आ गई कौन सी, अगर हम बात करते हैं डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, लियोथ्रायोनिन। फैन से फोमेपिजोल, एम्फोटेरसिन बी, एजासिटिडिन एंड नाइट्रेट एंड निलोटिनिब ड्रग आ गई। एक बार ट्रिक याद किया, उससे हमारी ये ड्रग कंफर्म हो गई। तो इस ट्रिक से आपको याद करना है कौन सी ड्रग यहां पे आपकी यूज होती है एज अ ऑर्फन ड्रग। अब मैंने आपसे बोला कि आपने कहीं नाम सुना जरूर होगा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। दो चीजें होती हैं, खैर आप प्रैक्टिकल मत देख लीजिएगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। नॉर्मली जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक वो होती हैं जिनको परचेज करने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डॉक्टर का लेटर चाहिए, वो होती है मेरी क्या, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। और एक वो होती है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, तो नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग आ जाती है। नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग को ही मैं OTC बोलता हूं, ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको मैं काउंटर पे पहुंचा फार्मेसी स्टोर के और ड्रग बोला, भैया मुझे ये ड्रग दे दीजिए, सर जी मुझे ये ड्रग दे दीजिए, और वो ड्रग मुझे मिल गई, तो वो कहलाएगी क्या, OTC। लेकिन अगर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट बैठा होगा तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि अगर आप सपोज कोई नार्कोटिक ड्रग लेने गए, उसको पता है फार्मासिस्ट को कि यार नार्कोटिक ड्रग है, ये तो नशे के लिए यूज होगी, और अगर उसका इथिक्स वर्किंग है, मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा जरूर, उसका इथिक्स वर्किंग है, तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दीजिए कि आपको ये ड्रग चाहिए, तो क्यों चाहिए। ऐसा होता कम है लेकिन रियलिटी ये है। तो अगर जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा क्या, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग, और जिसके लिए नहीं चाहिए नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इज द फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट लीगली रिक्वायर अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू बी डिस्पेंस्ड, जिसको खरीदने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, चाहे आपकी एंटी डिप्रेसेंट CNS पे काम करने वाली ड्रग हो, एंटीबायोटिक हो, जितनी CNS पे काम करती है, एंटीबायोटिक हो, नार्कोटिक ड्रग होती है, ये सारी चीजें यहां पे आती हैं। इसका आपने एक चीज सुना भी होगा बहुत अच्छे से, एक कोरेक्स नाम की चीज आपने सुनी होगी, ड्रग एब्यूज उसको बोला गया, कि कोरेक्स का सिरप मार्केट में धड़ल्ले से बिका, खूब अच्छे से लोगों को प्रॉफिट कराया, लेकिन बहुतों को नुकसान कर गया, क्योंकि कोरेक्स जिस हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से नहीं यूज किया गया। प्रिस्क्राइब्ड क्या है, 1 टीस्पून आप इनटेक करिए फॉर द 3 टाइम्स यूज करिए, 4 टाइम्स QID यूज करिए, लेकिन क्या किया गया, बॉटल लिया गया, गट 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 नशे के लिए यूज कर लिया गया, तो ड्रग एब्यूज हो गया। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास चीजें हैं, प्रिस्क्रिप्शनल एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग नाम चीज आती है।
नेक्स्ट हमने बोला क्या, नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग, नो नीड ऑफ द, लाइक विक्स खरीदना है मुझे, विक्स खरीदने के लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए क्या, मुझे खांसी हो रही प्रिस्क्रिप्शन चाहिए क्या, नहीं ना, गया विक्स खरीद लिया। ऐसे चीजें जो नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन परचेज कर लें, इनो, स्ट्रेप्सिल्स, पैरासीटामॉल, एंटासिड। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको बेसिकली हम परचेज कर सकते हैं विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये कहलाएंगी नॉन प्रिस्क्रिप्शनल, ओवर द काउंटर ड्रग के नाम से इनको हम बोलते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है सोर्सेज ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपको ड्रग की इंफॉर्मेशन कहां से मिल गई? चलो आप तो बोल सकते हो कि सर मुझे फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी बुक से इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन अब डॉक्टर साहब को कहां से मिली? सर उनको भी इसी इंफॉर्मेशन से मिली, अच्छी बात है, आप अभी स्टूडेंट हो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अगर सपोज आप वर्किंग होते तो आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती? अब उसके लिए आप पेपर पढ़ते, मैगजीन पढ़ते, आप स्टैंडर्ड बुक, आईपी, बीपी, यूएसपी, ये सारी चीजें आप पढ़ो। सर आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करो प्लीज अभी जो पढ़ा रहा हूं बेटा उतना पढ़ो पहले। तो हमने क्या बात किया, यहां पे आपकी आ गई कौन सी, फार्माकोपिया। कभी ना कभी लाइब्रेरी में अगर आप गए होगे तो आप इन बुक के नाम जरूर सुने होंगे, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अमेरिकन फार्माकोपिया, तमाम प्रकार की आपकी फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया मतलब स्टैंडर्ड बुक। कुछ भी अगर आपको किसी ड्रग के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, फार्माकोपिया बुक प्रिफर करिए, यहीं से तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका सिंथेसिस कैसे है, तो सारी चीजें तो फार्माकोपिया में ही आएंगी ना। तो ये हमारे फार्माकोपिया की बात आती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल फॉर्मूलरी। हर कंट्री की अपनी अपनी फॉर्मूलरीज होती हैं जहां पे कुछ कॉम्बिनेशंस को मेंशन किए गए हैं, उनके थ्रू वो सारी चीजें हमारी अप्लाई की जाती हैं। नेशनल फॉर्मूलरी की बात आई, जिसको फिजिशियन, ड्रगिस्ट, केमिस्ट सब लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। मार्टिनडेल, ये एक अलग से फार्माकोपिया बनाई गई जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये पॉइंट एक बार पूछा जा चुका है पर समझ कुछ नहीं आया सर मतलब फार्माकोपिया खोला, समझ में नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं बेटा, फ्यूचर में टाइम के साथ चीजें समझ में उसमें आने लग जाएंगी जब आप फार्मेसी फील्ड में ही लगातार आगे बढ़ते जाओगे। पढ़ा नहीं है सर, सुने हैं और देखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ लोगे आप धीरे धीरे, फार्माकोपिया जरूर पढ़ोगे। तो मार्टिनडेल क्या हो गई, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एक अलग फार्माकोपिया। फिजिशियन डेस्क, ये कभी कभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीडीआर, डॉक्टर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू उसने किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को दवा दिया, तो ये देखा यार इस पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है, इस दवा की वजह से ही है, तो वो एक रेफरेंस बनाएंगे जिसको बोलते हैं पीडीआर, पेशेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस बोलते हैं, जिसको वो रेफर करते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवैल्यूएशन, ये बुक है। टेक्स्ट बुक हो गया, जर्नल्स हो गए, ड्रग बुलेटिन हो गया, और आज की डेट पे सबसे ज्यादा आपको ड्रग की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं सर, गूगल करते हैं। गूगल पे ड्रग डाला, अच्छा ये किस काम के लिए यूज होती है, बस बात समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या हो गई, माइक्रोडेक्स हम बात करते हैं, मेडलाइन, कोरेन लाइब्रेरी, कॉकरेन लाइब्रेरी, ये डिफरेंट हमारे क्या है, डेटाबेस है जहां पे ड्रग का सारा इंफॉर्मेशन रखा गया और जिससे हमें इंफॉर्मेशन सारी मिलती है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंफॉर्मेशन की बात आ गई। बुक देखकर डर गए तो कोई बात नहीं बेटा, फ्यूचर में सब समझोगे, धीरे धीरे चीजें सब समझ में आएंगी। अब बात आती है ड्रग का नॉमेनक्लेचर। थ्योरी वाइज नहीं बताऊंगा, अपने वर्ड में बताऊंगा, मेरी वर्ड समझ में आ जाए तो आपके लिए थ्योरी कंप्लीट हो गया। ये बताओ, मैं आपको 3 नाम देता हूं, डोलो 650, आज बात इसी की चलेगी। डोलो 650, पैरासीटामॉल एंड पैरामिनोफिनॉल, इसको हम बोल सकते हैं पैरामिनोफिनॉल बोल दो, पैरा अमीनोफिनॉल, एसिटामिनोफिन लिख दो क्या इसको, एसिटामिनोफेन। सपोज ये 3 नाम लिखे हैं, 1, 2 एंड 3। कंफर्म करिए मुझे, क्या ये तीनों नाम अलग अलग हैं
या एक ही है? चलिए बताइए मुझे, सेम है या अलग अलग है? सर नाम तो अलग अलग ही है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, लेकिन स्लो लीजिए कुलदीप, बहुत आराम से चल रहा हूं, एकदम निश्चिंत रहिएगा, पूरा टाइम है आज, पूरा स्लो ही चलूंगा और एकदम आराम से बताऊंगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं डोलो 650, ये क्या है? ये एक ऐसा नाम है, इस नाम को किसने दिया होगा? जैसे अभी आपने मुझे बताया सर ये माइक्रोलैब की ड्रग है, चलिए मान लिया, मतलब इस नाम को कंपनी ने दिया। इस नाम को किसने दिया? कंपनी ने। जिस कंपनी ने बनाया उसने ये नाम दिया, उसने ये नाम दिया। लेकिन पैरासीटामोल की बात करते हैं, आप जब आईपी खोलो, अब बात करिएगा, आप जब आईपी खोलोगे तो आईपी में आपको डोलो 650 नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? वहां पे वही मिलेगा जिसको एक अप्रूव्ड नेम बनाया गया है, मतलब जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड नेम है। अच्छा, अगर डोलो 650 मिल रहा है तो कहीं आपने ये नाम भी सुना होगा जरूर, कॉलपॉल भी नाम सुना होगा, सुना जरूर होगा। हाँ जी, तो अब ये कॉलपॉल ये भी एक दूसरे कंपनी का दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों में क्या है? इन दोनों में भाई पैरासीटामोल ही है, और आईपी खोलोगे तो आपको वहां पे पैरासीटामोल मिल जाएगा। तो पैरासीटामोल मेरा क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं अप्रूव्ड नेम, या आपके लिए कॉमन वर्ड कर देता हूं, दिस इज नोन एज द जेनरिक नेम। क्या बोलते हैं इसको? जेनरिक नेम। और ये जो दोनों नाम मैंने लिखे हैं इसको बोलते हैं क्या? ब्रांड नेम। हाँ जी, आजकल तो खैर पुष्पा देखने के बाद मेरे सारे बच्चे ब्रांड में ही चल रहे होंगे। हाँ जी, तो ब्रांड की बात कर रहे हैं। ये दोनों नाम किसने दिया? कंपनी ने। कंपनी ने नाम रखा, उसने एक ब्रांड दिया। पैरासीटामोल नहीं बेचेंगे हम, डोलो 650 के नाम से बेचेंगे, हम कॉलपॉल के नाम से बेचेंगे, हम निमोसिप के नाम से, हम पीसीएम, तमाम प्रकार के नाम आ गए हैं। तो सारी चीजें ये ना, तो ये हमारे क्या हो गए? ब्रांड नेम। ये हमारे क्या हो गए? अप्रूव्ड या जेनरिक नेम। लेकिन अब पैरासीटामोल का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, क्या देखोगे? केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या मिलेगा? केमिकल स्ट्रक्चर में ये दिखने वाला है। तो पैरासीटामोल का केमिकल नेम हो गया क्या? पैरा अमीनोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल पैरासीटामोल। तो क्या समझ में आया इससे? ये तीनों चीजें कैसे मिली? ये मेरे लिए हो गया अप्रूव्ड नेम, ये हो गया मेरे लिए ब्रांड नेम, और ये मेरे लिए क्या हुआ? ये मेरे लिए हो गया केमिकल नेम। तो अब अगर किसी भी ड्रग के बारे में बात करिए, कुछ भी ले लीजिए, एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, अगर आपने इनको क्लियर कर दो तो ये तीनों चीजों को क्लियर करने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी ड्रग के 3 नाम होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग, यानी ABC। क्या बोलते हैं? ABC। अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम, यही है ड्रग का नॉमेनक्लेचर। अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम। अप्रूव्ड नेम क्या है? जिसको साइंटिफिकली या हमारे एसोसिएशन ने या हमारे अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है कि हां इसका ये नाम होगा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यही नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अप्रूव्ड, ऑफिशियल है। अप्रूव्ड क्या है? अप्रूव्ड ऑफिशियल है। जेनरिक नेम है, नॉन प्रोप्राइटरी है, किसी कंपनी का उसमें कोई अधिकार नहीं है, कोई कंपनी उसको नहीं नाम दे सकती है, तो ये नॉन प्रोप्राइटरी हो गए। अब ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटर नेम। मैंने एक कंपनी खोली, मेरा नाम है अभिषेक, मैंने कंपनी में खोला और मुझे पैरासीटामोल ड्रग बनानी है भाई, मैंने उसका नाम दे दिया, चलो मैंने उसका नाम दे दिया सपोज अभी पॉल, चलो आ जाएगा अभी पॉल, मैंने नाम दे दिया, मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी नाम दे दूं, प्रोप्राइटर नेम हो गया ना, मैंने नाम दे दिया। ये नाम मैं दे सकता हूं लेकिन ये नाम नहीं दे सकता हूं। और नेक्स्ट क्या आया? केमिकल नेम, जो उसका क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर है, वो हमारा केमिकल नेम हो गया। आई होप ये तीनों वर्ड आप फैमिलियर हो चुके। चलो एग्जांपल दिखाता हूं। ये पैरासीटामोल की कहानी में यहां पे है, इसका अच्छा ये दूसरा है, यहां पे पैरासीटामोल लिखा है,
पैरासीटामोल लिखा है तो नॉन प्रोप्राइटर है, किसी कंपनी का कोई इसमें रूल नहीं है, ये नॉन प्रोप्राइटर है, यानी जेनरिक नेम है, यानी अप्रूव्ड नेम है पैरासीटामोल 500 mg। यहां लिखा है क्या, बेनाड्रिल। अब बेनाड्रिल अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूव्ड नेम क्या है, डाई, अप्रूव्ड नेम हमारी क्या है, ये ब्रांड नेम है, एक कंपनी ने नाम रखा। केमिकल नेम इसका क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन इसमें प्रेजेंट है, ये हमारा ब्रांड नेम हो गया। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, चलो यहां पे देख लो, केमिकल नेम एन एसिटाइल पैरामिनोफिनॉल, पैरासीटामोल इसका नाम हो गया, और ब्रांड नेम में कॉलपॉल आ गया। तमाम प्रकार के नाम आप जोड़ते जाइएगा। चलिए एस्पिरिन की बात करता हूं। डिस्प्रिन आप सबने खाई होगी, उसका अप्रूव्ड नेम क्या हुआ, एस्पिरिन, और उसका केमिकल नेम क्या हुआ, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये सारी चीजें हुई ना। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया, ड्रग का नोमेनक्लेचर कैसे किया गया, ABC का मतलब क्या है, अप्रूव्ड, ब्रांड, केमिकल, सारी चीजें क्लियर। चले आगे। ओके, अब थोड़ा सा बेसिक अब लेके चलूंगा, हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें। हमने बोला फार्माकोकाइनेटिक, यही हमने वर्ड दिया था। फार्माकोकाइनेटिक में हमने क्या बोला था, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी हमारे ड्रग पे क्या करती है, मूवमेंट कराती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबॉलिज्म कराती है, एक्सक्रीट आउट कराती है, यही सब कर रही है। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है। बॉडी में लीवर है, बॉडी में किडनी है, बॉडी में ब्लड है, बॉडी में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी है ना कि उसको मूवमेंट करा रही है। तो ये हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक। तो हमने क्या बोला, फार्माकोकाइनेटिक, स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट, ड्रग कैसे मूव हो रही है, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको हम ADME में पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इन चारों वर्ड को थोड़ा थोड़ा आज मैं एलिबरेट करने वाला हूं और आपको ये चीजें समझाने वाला हूं। सर जेनरिक नेम बता दिया बेटा, फार्मेसी बेटा, जेनरिक नेम क्या हो गया, वो जो अप्रूव्ड नेम है, जो हमारे हर IP, BP, USP सब में मिलेगा, जो एक अप्रूव्ड किया गया है बाय द एसोसिएशन, जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जेनरिक नेम है, वही हमारा हो गया। हाँ जी, चलिए एक एक करके बात करें। हमने ये चीज तो समझ लिया कि हमारी ड्रग आती है, सबसे पहले आती है, क्या होती है, आने के बाद वो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहां से यहां डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वो लीवर में पहुंच जाती है तो वहां मेटाबॉलिज्म होती है, और जब वो किडनी के पास पहुंचती है तो वहां पे एक्सक्रीशन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है। अब एक्सक्रीशन के कई तरीके हो सकते हैं, फीसेस से जाए, यूरिन से जाए, सलाइवा से जाए, आपके एक्सपल्जन ऑफ एयर से जाए, कई सारे तरीके से हमारी ड्रग एक्सपेल आउट हो सकती है बॉडी से। अगर बात किया गया मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर में ही होता है, थोड़ा बहुत किडनी में, थोड़ा बहुत आपके इंटेस्टाइन में मेटाबॉलिज्म हो जाता है, लेकिन मेजर ऑर्गन क्या है, लीवर ही है। तो इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है सर, एब्जॉर्प्शन की एक लाइन की डिफिनेशन बनाए क्या। अच्छा एक मिनट, ड्रग पहले, अभी तो थोड़ा सा छोटा है एक पॉइंट। ड्रग, मैंने आप लोगों से बोला ड्रग इज द केमिकल सब्सटेंस, ड्रग इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर ऑफ एनी डिजीज। लेकिन अब उसके नेचर की बात करते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस है ना, ये केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, इट शुड बी ऑलवेज या तो कोई एक वीक एसिड होगा या फिर एक वीक बेस होगा। ध्यान से सुनिएगा, या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। ये कभी भी वीक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। ऋषित बेटा थोड़ा सा कमेंट कम करो, सारी चीजों को बच्चों को पढ़ लेने दिया करो। हाँ जी, चले ओके। हमने क्या बोला, वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, ये वर्ड याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो हमने क्या बात किया, एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैंने मूवमेंट ऑफ ड्रग बोला है, सिर्फ इतना बोला है और कुछ नहीं बोला है, आगे पीछे जोड़ देंगे तो डिफिनेशन बदल सकती है। अभी हमने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड की बात किया, यानी ब्लड की बात किया। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक ही क्यों है। चलिए अच्छा लगा आपने क्वेश्चन तो किया।
रीजन इसके पीछे ये है बिकॉज अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया या स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो उसके ऊपर आपकी बॉडी का कंट्रोल नहीं रह जाएगा। कैसे, सुनिएगा, एक लाइन आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और ऑलवेज अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, वो एब्जॉर्ब हो ही जाएगी पूरी की पूरी, और बॉडी में जाने के बाद वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वो मूवमेंट ही करती रहेगी, एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी क्योंकि वो इतनी लाइपोफिलिक होगी, इतनी ज्यादा लाइपोफिलिक होगी कि एक जगह रुक के वो काम कर ही नहीं सकती है। अच्छा आप बताओ ना, घर में अगर सपोज दो भाई है या दो बहनें हैं, मम्मी किससे काम कराएंगी? एक है जो शरारती है, नॉटी है, हर चीज को खराब कर देती है या कर देता है, और दूसरा सिंपल सीधा मम्मी का प्यारा बच्चा या प्यारा बच्ची है। मम्मी किससे काम कराएंगी? ऑब्वियस सी बात है, जो सीधा शांत स्वभाव का है। जो शरारती है उसको तो वैसे ही, अच्छा एक काम करो, छोड़ो जाने दो। अच्छा शिवम, क्यों भैया, जल्दी है क्या? आराम से, ये बेसिक चीजें के लिए ही है, बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ओके, हमने क्या बात किया? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसको ले भी तो नहीं पाएंगे। हाँ जी, वो आप इनटेक कर लोगे, नहीं इंटेक करने के लिए तो बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। अब कंटेंट पे वापस आओ। हमने बोला मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब मेरी ड्रग जैसी आई है, ड्रग की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेडिसिन नहीं है। तो कुछ लोग ये बोलोगे सर मैंने टैबलेट खाई लेकिन मेरे ब्लड में टैबलेट तो जाती नहीं है, तो सर ये अनचेंज्ड फॉर्म का क्या मतलब रह गया? माफ कीजिएगा, यहां टैबलेट की बात नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है? ड्रग की बात हो रही है। चलेगा मेरी बात क्लियर? चलो, तो हमने बोला कि हमने जब ड्रग लिया, ये ड्रग हमारे साइट से जहां हमने लिया वहां से कहां पहुंच जाए? ब्लड में पहुंच जाए। थोड़ा सा रुकिएगा जरूर। अब ये साइट क्या होगा? सपोज आपने ओरल इंटेक किया, टैबलेट के रूप में खाया, सपोज आपने उसको आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में लिया, सपोज उसको आपने टॉपिकल अप्लाई, टॉपिकल होगा तो सिस्टमिक नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो। अगर हमने बात किया सपोज यहां पे रेक्टल आ गया, या सपोज आपका नेजल आ गया, या सपोज आपका इनहेलेशनल आ गया, कई सारे रूट हो सकते हैं दवा आपके लेने का। इन सारी चीजों से आपने इंटेक किया, किसी से भी किया, और यहां से ये हो गए क्या? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से ब्लड में क्या? अनचेंज्ड फॉर्म में, उसका फॉर्म नहीं बदलना चाहिए, नेचर नहीं बदलना चाहिए, जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में जाए, वही कहलाएगा क्या? एब्जॉर्प्शन। अब बाकी सारी चीजें छोड़ो, अब हमने एक रूट पकड़ा है, क्या? हमने ओरली ड्रग को इंटेक किया। क्या किया भाई? ओरली टैबलेट को खाया। अब हमने बोला कि हमारी जो ड्रग होगी वो दो नेचर की हो सकती है, या तो वीक एसिड है या तो वीक बेस है। तो सर कहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी? स्टमक से या इंटेस्टाइन से? तो एक लाइन इसके लिए याद रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक वर्ड आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, बॉडी इज नॉट कैपेबल फॉर टेकिंग। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत है? चलो ओके, हमने क्या बोला? एक वर्ड याद रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, इस वर्ड को याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है? हमारी अगर एसिडिक ड्रग है, वीक एसिड की बात कर रहा हूं, एसिडिक ड्रग है तो ये हमेशा एसिडिक पीएच से एब्जॉर्ब होगी, तो इसी को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक फिनोमेना बोला जाता है। आप जब होम्योपैथी के वहां बात करते हैं, वहां पे लॉ ऑफ सिमिलर आता है, लॉ ऑफ सिमिलर आता है, आप जूरिस्प्रूडेंस में इस चीज को पढ़ोगे, सिमिलर चीजों से हमारे रिलेटेड आएगा। तो हमने क्या बोला कि हमारी एसिडिक ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी? पीएच जहां पे लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 में एब्सॉर्ब होगा। और अगर बेसिक ड्रग है तो कहां पे? जहां हमारा मोर देन 7 पीएच है, वहां से एब्सॉर्ब होगा, यानी इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो अगर एक लाइन की बात करूं कि एसिडिक ड्रग कहां से एब्सॉर्ब होगी? सर स्टमक से।
बेसिक ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी? इंटेस्टाइन से। फिक्स है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, हमेशा हर जगह का रूल है। ऐसा क्यों सर? अब उसके पीछे की बात करते हैं। इस पीएच का रोल ये होता है, आगे चल के आप लोग एक वर्ड पढ़ोगे अनआयोनाइज्ड, ये फॉर्म कहलाता है। आयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। हमने क्या बोला था? हमारी ड्रग का नेचर क्या चाहिए? अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मतलब जिस फॉर्म में आई है उसी फॉर्म में जाए, और उसी को हम बोलते हैं अनआयोनाइज्ड। अगर वो ब्रेक हो गई, फॉर्म चेंज हो गया, तब उसको हम बोलेंगे क्या? आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड हो गई। जैसे 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 मान लीजिए HCl, सपोज एक ड्रग में बात कर रहा हूं, HCl लिया गया। HCl अगर डायरेक्ट HCl के फॉर्म में ब्लड पहुंच गया, अब ये मत बोलिएगा सर ये तो एसिड है ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सब लॉजिक मत लगाइए, एग्जांपल खाली बोल रहा हूं। HCl लिया, अगर वो मेरे ब्लड में HCl के फॉर्म में पहुंच गई, बढ़िया है, यही मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैंने बोला कि वो हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन हो गई, मेरे लिए काम की नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? अनचेंज्ड फॉर्म चाहिए था। तो अनचेंज्ड फॉर्म, यही मैंने बोला कि जब हमारा एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच में जाती है तो वो अनआयोनाइज्ड रहती है, और बेसिक ड्रग जब बेसिक पीएच में जाती है तब ये आयोनाइज्ड रहती है। लेकिन अगर अपोजिट हो गई, क्या कि एसिडिक ड्रग है और बेसिक पीएच, एसिडिक ड्रग एंड बेसिक पीएच, तो यहां पे हो जाएगा आयोनाइजेशन, और अगर आयोनाइजेशन तो नो एब्जॉर्प्शन। इस लाइन को अब याद करिएगा। क्या बोला हमने? एक लाइन में याद किया, जैसे कि एसिडिक ड्रग अगर मैंने लिया, वीक एसिडिक ड्रग, तो वो अनआयोनाइज्ड कहां पे होगी? एसिडिक पीएच में। पूरा इसके पीछे थियरी कॉन्सेप्ट सब लगाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके, अभी यहां पे मत लगाइए। अभी आप एसिडिक ड्रग यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बेसिक ड्रग की बात करेंगे तो ये अनआयोनाइज्ड होगी इंटेस्टाइन में, यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये वर्ड याद रख लीजिए, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इतना भी याद रखिए। बाकी आयोनाइज अनआयोनाइज ये कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने वर्ड क्या दिया? ये वाइट पॉइंट आ गया कि आयोनाइज्ड फॉर्म हमारा वाटर सॉल्वेबल होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म लिपिड सॉल्वेबल होता है, जो एब्जॉर्ब होता है। यही बोला, एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में नॉन आयोनाइज्ड होगा, लिपिड सॉल्वेबल होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में नॉन आयोनाइज्ड होगा, लिपिड सॉल्वेबल होगा, क्रॉस होगी। लेकिन अगर एसिडिक ड्रग बेसिक इन्वायरमेंट मिल गया, आयोनाइजेशन, वाटर सॉल्वेबल, नहीं क्रॉस होगी। बेसिक ड्रग एसिडिक पीएच, अनआयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड, नहीं क्रॉस होगी। ये चीज आता है। मोहित, चलिए ओके। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग मेरी कैसे कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब सपोज आपने ड्रग खाया, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 mg ड्रग इनटेक किया। ये 10 mg ड्रग आपकी, मान लिया मैंने, पूरी की पूरी ब्लड में आ गई। सपोज आईवी की बात लेके चल रहा हूं। आईवी ब्लड में आने के बाद ये ड्रग मेरी अलग अलग जगह पहुंच जाएगी। कुछ होगी जो ब्लड में ही रहेगी फ्री फॉर्म में, कुछ फ्री फॉर्म में रहेगी, कुछ ब्लड में ही मेरी जो प्रोटीन है उनसे जुड़ जाएगी, कुछ मेरे टिश्यू में जाएगी, टिश्यू में जुड़ जाएगी। तो ये प्रोटीन कहां है? ब्लड में है, हा? ब्लड के प्रोटीन से जुड़ जाएगी। अब हमने बोला 10 mg सपोज आई थी, 10 mg में ब्लड फ्री में कितनी है? फ्री मान लीजिए 3 mg है, प्रोटीन बाउंड कर गई मान लीजिए 4 mg, और टिश्यू से बाइंड कर गई कितना हमारा? 3 mg सपोज। तो एक्शन कौन सा देगा? जितनी ड्रग फ्री होगी वही हमारा एक्शन देगा। सपोज मैंने पैरासीटामोल खाया है, जितनी ड्रग ब्लड में फ्री फॉर्म में होगी वही एक्शन प्रोड्यूस करेगी। अगर ये मेरी एक्शन प्रोड्यूस करके खत्म हो गई तो प्रोटीन वाली रिलीज होगी, फिर वो आके एक्शन देगी। तो ऐसे मूवमेंट होता है। तो अब हम ड्रग को कहां हमारी कितनी मूव हुई है, ड्रग हमारी कहां गई है, वही हमारा कहलाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं वीडी।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हाइपोथेटिकल है। आप कभी ये नहीं बता सकते हो कि आपने कितनी ड्रग खाई और कितनी ब्लड में गई, कितनी टिश्यू में गई, कितनी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई, कितना साइट ऑफ एक्शन पे गई, नहीं बता सकते हो। तो इसलिए हमने बोला वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर बनाया गया। हम इमेजिन करके चलते हैं शायद हमारी यहां पे ये ड्रग जाएगी, इतना एक्शन प्रोड्यूस करेगी और ये अपना काम करेगी। उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं VD इज इक्वल एक्स बाई सी। एक्स बाई सी, एक्स क्या है? ड्रग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, एंड सी क्या है? अमाउंट ऑफ मींस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। जितनी ड्रग मेरे पूरे बॉडी में है, पूरे बॉडी की बात कर लीजिए, जितनी ड्रग पूरे बॉडी में है डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा, जितना हमारे प्लाज्मा यानी ब्लड में है, उसको हम बोलते हैं VD, एक्स बाई सी। अब कुछ ड्रग हैं जिनका VD हाई होता है, किसी का VD कम होता है, सबका VD अलग अलग होता है। अब हमने क्या बात किया, इसके लिए कुछ क्वेश्चन कभी कभी यहां से देखने को मिल जाते हैं, लाइक ड्रग विद द हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बोलते हैं बैड डॉग। ये हमारे क्या है? बैड डॉक्टर साहब हैं। बैड है यानी बात करूं तो मेरे आ जाते हैं बेंजोडाइजेपिन, बीटा ब्लॉकर, एम्फेटामिन, डिजॉक्सिन, डॉक्सेपिन, ओपॉइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बैड डॉग के नाम से हम इनको बोलते हैं। बैड डॉग हमारे आगे चलेगा, ये इनको याद रखना है, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का एक लॉजिक आना चाहिए। क्या हुआ बेटा? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? बात आती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है मेटाबॉलिज्म? थोड़ी सी मेरे फोकस करिएगा बातों पे, आंसर आपको मिल जाएगा। हमने बात किया जब हमने ड्रग को एब्जॉर्ब कराया था, ड्रग किस फॉर्म में थी? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि हमको क्या चाहिए थी? लिपिड सॉल्युबल चाहिए थी। किस फॉर्म में चाहिए था? लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए था। तभी हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, तभी हमारी ड्रग मूव कर पाएगी। अब हमें क्या कराना है? एक्सक्रीशन कराना है। क्या कराना है बेटा? एक्सक्रीशन कराना है। और एक्सक्रीशन कहां से कराना है? मेनली तो सर यूरिन से ही एक्सक्रीशन होता है, मान लिए आपकी बात। अब अगर यूरिन में क्या है? वाटर है। वाटर है तो मेरी यहां पे मेरी ड्रग क्या होनी चाहिए? वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तभी वो एक्सक्रीट आउट हो पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही पॉइंट आया कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना, दिस इज द मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए वाटर सॉल्युबल चाहिए और वाटर सॉल्युबल आयोनाइज्ड फॉर्म में ही मिलेगा। अब एक पॉइंट यहां पे छोटा सा टॉक्सिसिटी का भी ले लेता हूं। अगर सपोज आपसे बोला गया कि एक पेशेंट है जिसने सपोज बारबिचुरिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बारबिचुरिक एसिड को उसने इनटेक कर लिया, सपोज सुसाइडल या एक्सीडेंटल किसी भी तरीके से ज्यादा अमाउंट हो गया, मतलब बारबिचुरिक एसिड की उसको क्या हो गई है? टॉक्सिसिटी हो गई है। आप सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। बारबिचुरिक एसिड की टॉक्सिसिटी हुई है। अब आप इसको एक्सक्रीट आउट कराने के लिए यूरिन का पीएच क्या करोगे? मैं दोनों वर्ड लिख देता हूं। आप एसिडिक करना चाहोगे या बेसिक करना चाहोगे? आप चाहोगे कि बॉडी में ड्रग जो मेरी है वो किस फॉर्म, अगर बारबिचुरिक एसिड एसिडिक मीडियम में होगी तो आप बोलोगे सर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, और अगर एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में होगी तो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। तो किसको देना चाहोगे? आप पीएच क्या करना चाहोगे? एसिडिक बनाना चाहोगे कि बेसिक बनाना चाहोगे? चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा, तभी मजा आएगा कि हाँ समझ में आई मेरी बातें।
आप कभी नहीं चाहोगे कि बार्बिट्यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी हुई है तो वो आपके बॉडी में रहे, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप पीएच को बेसिक बनाओगे। क्यों? क्योंकि एसिडिक ड्रग की बात हो रही थी, तो एसिडिक ड्रग के केस में आप क्या करोगे, बेसिक पीएच बना दोगे ताकि वो आयोनाइज्ड हो जाए और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। उल्टा भी होता है कि अगर सपोज यहां पे बार्बिट्यूरिक एसिड ना होके कोई बेस होती, कोई भी मेरी एल्कलॉइड होती, बेस होती, तो बेसिक केस में क्या कराते, एसिडिक पीएच कराते। ये इसी से रिलेवेंट टॉक्सिसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां से बन जाता है। सब कुछ कॉन्सेप्ट का कमाल है, कुछ भी रट्टा वाली चीज नहीं मानना। चलिए, मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। अल्टरेशन ऑफ द केमिकल नेचर, केमिकल नेचर को अल्टर करना, यही हमारा कहलाता है मेटाबॉलिज्म। कहां होता है, लीवर में होता है। कैसे होता है, क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल, अनआयोनाइज्ड फॉर्म को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है मेटाबॉलिज्म। क्यों? ताकि बॉडी से इजीली वो रिमूव हो जाए। और यही जो मेरा मेटाबॉलिज्म है, यही जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग टाइप से आता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्या, हमारा जो ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म दो फेजेस में होता है। एक वो प्रोसेस है जहां पे किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया और मुझे एक्शन मिल गया, वो कहलाता है फेज 1। और जहां पूरी सिंथेसिस हो जाए इस नेचर को चेंज करने के लिए, वो कहलाता है क्या, हाँ जी, जहां पीएच को हमने ऐसा चेंज किया ताकि हमारा मैं इसको थोड़ा फिर से कराता हूं। सपोज अगर दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्या है, आपने सपोज सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए कोई OH लगा था उसको हटा दिया या लगा दिया, कोई हाइड्रोजन लगा था हटा दिया या लगा दिया, मींस बाय द अल्टरिंग एनी फंक्शनल ग्रुप ओनली, अगर आपकी ड्रग लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हो जाए, यानी लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल हो जाए, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म हो जाए, वो कहलाता है फंक्शनलाइजेशन, यानी फेज 1 कहलाता है, जहां पे बहुत ज्यादा चीजों की आपकी जरूरत नहीं। दूसरा आता है फेज 2, जहां आपके ऐसे एंजाइम लगेंगे जो सिंथेसिस कराएंगे। तो फेज 2 को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंथेटिक, क्योंकि यहां सिंथेसिस नहीं हो रही है, यहां सिर्फ आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अब कैसे याद करना है इनको, अब पॉइंट एक को ये भी आता है कि जरूरी नहीं कि फेज 1 के बाद आपकी ड्रग पूरी तरह लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बन ही जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन बन जाता है, ये होता है। तो वही चीजें यहां पे लेके चलना है। इनके लिए आपकी डिफरेंट पाथवे आती है। ऑक्सीडेशन, सिंपल आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। साइक्लाइजेशन, जस्ट साइक्लिक बना दिया गया। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, और चैट के नाम से इनको हम याद करते हैं ORCHAD, और चैट के नाम से याद रखना, दिस इज द फेज 1। अब फेज 2 के नाम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटेथियोन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये आपके फेज 2 वाले हैं। यहां पे पूरा प्रोसेस होता है, सिंथेसिस होती है। ओके, ये आपके मेटाबॉलिज्म की बात आई। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एडीएमई की बात कर रहे थे, हमारा ई आ गया, एक्सक्रीशन की बात किया। एक्सक्रीशन कहां से होगा भाई, किडनी से होगा। हमने मेटाबॉलिज्म में ड्रग का नेचर चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नेचर चेंज किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन नेचर चेंज करने के बाद उसका एसिटाइलेशन होगा कहां, एक्सक्रीशन होगा कहां से, मेनली किडनी से। लेकिन मैंने पहले ही बात किया, थोड़ा बहुत लंग से, थोड़ा बहुत हमारा फेसेस से, या हमारा सलाइवा से, मिल्क से, कई जगह से उसका सिक्रेशन होता है, लेकिन मेजर ऑर्गन मेरा एक ही है, क्या, किडनी। और किडनी की बात करेंगे तो किडनी का फंक्शनल
किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? आप सिंपल आंसर दोगे, किडनी की फंक्शनल यूनिट हमारी क्या होती है? दैट्स ओनली वन, नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। तो नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन में, पहले नेफ्रॉन दिखा देता हूं फिर बात करता हूं। तो नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं तो नेफ्रॉन में कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले इधर से समझो मेरे हिसाब से। सपोज ये आपका नेफ्रॉन चल रहा है। नेफ्रॉन आगे आने के बाद आपके अलग अलग पार्ट्स बनाएगा, अलग अलग पार्ट्स बनाएगा। ये मान लीजिए ऐसे यहां पे हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमारा ऐसा टाइप से पोर्स फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे ब्लड वेसल्स लाते हैं। चलो मैं ग्रीन से एक बार ब्लू से जो भी कलर आया मान लीजिए ये कुछ ऐसी आई। ये मेरी ब्लड वेसल्स आई थी, यहां से गया। अब देखो ये मेरी क्या हो गई? ये ब्लड वेसल्स आ रही है। आने वाले ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं एफरेंट, आना, और जाने वाले को बोलते हैं एग्जिट। एग्जिट से बोलते हैं इफरेंट यानी जाना। तो एफरेंट ब्लड वेसल्स हो गई, इफरेंट वेसल्स हो गई। अब यहां से ब्लड आया, यहां से मेरी ड्रग फिल्टर हो गई, ड्रग फिल्टर होके आ गई। ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा बोमेन कैप्सूल। क्या कहलाएगा? बोमेन कैप्सूल। ये हमारी क्या आ गई? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारी क्या आ गई? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये हमारा हो गया क्या? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? बीसीटी, एंड फाइनली हमारा हो गया सीडी। यही हमारे पार्ट होते हैं अलग अलग। पूरे नेफ्रॉन की बात करते हैं। चलो अब हमने बोला यहां से हमारी फिल्टर हुई। ओके, ड्रग हमारी यहां से फिल्टर हो गई, ब्लड से आई और फिल्टर होके नेफ्रॉन ने उसको पकड़ लिया, नेफ्रॉन में वो चली गई। लेकिन अब एक चीज बताइएगा, अगर ड्रग का नेचर लाइपोफिलिक हुआ, क्या बोला? ड्रग का नेचर लाइपोफिलिक हुआ तो वो पीसीटी से आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए हमने पहले ही ड्रग का नेचर हाइड्रोफिलिक कर दिया है कि वापस से रीएब्जॉर्ब ना हो पाए। तो अगर ड्रग मेरी रीएब्जॉर्ब हो गई, क्या हो गई? रीएब्जॉर्ब हो गई, तो यहां तो हुआ था फिल्ट्रेशन। यहां क्या हुआ था? फिल्ट्रेशन हुआ था। यहां रीएब्जॉर्प्शन हो गया। चलिए लिख देते हैं पूरा, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। दो चीजें हो गई। ओके, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। अब सपोज किसी ड्रग की साइज बड़ी थी, वो फिल्टर नहीं हो पाया, क्योंकि जहां फिल्ट्रेशन की बात आती है वहां तो साइज आती है ना। वहां क्या आता है? साइज आती है, क्योंकि जितना पोर्स छोटा होगा उतना ही तो फिल्टर हो पाएगा। पोर्स अगर ड्रग मेरी बड़ी हो गई, पोर्स छोटे हैं, तो क्या फिल्टर हो पाएगा? क्या नहीं। अब वो जो फिल्टर नहीं हो पाया, वो सपोज मेरी यही ब्लड वेसल्स यहां से आगे से मूव करके गई, तो यहां से अब हम क्या करेंगे? ड्रग को डायरेक्टली यहां से डायरेक्ट यहां डालेंगे। लेकिन अब जब प्रेशर अप्लाई करोगे तभी वो जाएगा, तो यहां पे हम एटीपी का यूज करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या रिक्वायर्ड है? एटीपी। फिल्ट्रेशन में क्या रिक्वायर्ड था? कुछ नहीं, केवल साइज। रीअब्जॉर्प्शन में क्या रिक्वायर्ड है? ड्रग का नेचर। और सिक्रीशन में क्या रिक्वायर्ड है? जल्दी कंफर्म करो, सिर्फ एटीपी और कुछ नहीं चाहिए। एटीपी दिया, जबरदस्ती धक्का मार के डाल दिया। तो तीन चीजें आपको मिल रही हैं। क्या? फिल्ट्रेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां तक नेट क्या पहुंचेगा, यहां पे नेट क्या फ्लूइड पहुंचेगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे? ये फॉर्मूला आप बनाओगे कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। क्या? फिल्ट्रेशन प्लस, इसको जोड़ दीजिए क्योंकि ये जुड़ रहा है, फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन और माइनस, ये तो निकल रहा है वापस जा रहा है, इसको तो माइनस करोगे ना, तो क्या आ गया? माइनस रीएब्जॉर्प्शन। और यही जब आप कैलकुलेशन कर दोगे तो यही कहलाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी नेट फिल्ट्रेशन कहलाता है। GFR कितना हमारा टोटल फिल्टर होके यहां तक पहुंचा, मींस
फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। अब चाहो तो ये फॉर्मूला पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आई? फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन, यही हमारा है फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन से होता है, उसके डिफरेंट पार्ट हैं, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, डीसीडी, देन सीडी। चलिए, तो जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स थे, क्या आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए जो मैं आपको समझाने की कोशिश करा और शायद आप तक मेरी बातें पहुंच पाई हो? तो क्यों ना इनके थोड़े से 2-4 क्वेश्चन के साथ टेस्ट कर ले। बेसिक क्वेश्चन ही रखा हूं, अब जल्दी से आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि क्या आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, जो हमने पढ़ा उसी से। फार्माकोडायनेमिक डील्स विथ, जल्दी बताइएगा, मुझे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आप बताओगे। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आया? फार्माकोडायनेमिक की बात है। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। कम ऑन, बहुत बढ़िया भाई। डायनेमिक है, पावर है, पावर किसमें है? ड्रग में। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, यही हमारा हो गया क्या? फार्माकोडायनेमिक। लीजिए आंसर आपका सही हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एंड कर रहा हूं बेटा। एसिटाइल सैलिसिलेट एंड फेनोबार्बिटोन आर बेटर एब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक बिकॉज। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा, उससे मत डरना, समझना, पढ़ा है सब कुछ आपने, आंसर देना जरूर। क्यों ये स्टमक से एब्सॉर्ब होती हैं? चाहे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो एस्प्रिन लिख दूं, एस्प्रिन और फेनोबार्बिटोन मेरी स्टमक से ही क्यों एब्सॉर्ब होती हैं? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? वीक एसिड हैं, वीक एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वीक बेस हैं। पहले तो इन्हीं दोनों में से छाट के आंसर दे दो भाई। स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बेस भी नहीं है, एसिड है, तो ये दोनों आंसर चलेगा। और वीक एसिड गैस्ट्रिक पीएच पे क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा या नॉन आयोनाइज्ड होगा? आपने बोला था कि एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच से ही एब्सॉर्ब होगा, तो एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे अनआयोनाइज्ड यानी नॉन आयोनाइज्ड होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर सभी को ए वाला मिला या नहीं मिला? जितना हमने पढ़ा उसी से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन आंसर में कोई दम है क्या? कुछ नहीं है यार, यही तो हमारा लॉजिक का कमाल है। सर मेटाबॉलिज्म से पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तब हो रहा है जब एक्शन प्रोड्यूस होने वाला है, तो एक्शन प्रोड्यूस होने के बाद मेटाबॉलिज्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरना नहीं, आंसर देना बेटा, डरना नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। Concentration of a drug in blood is 40 microgram per ml and dose of drug is 200 mg. ओके, आपको क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अभी क्या बोला था? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से पेन कॉपी उठा लो, जल्दी से बोलो। क्या बोला? VD इज इक्वल एक्स बाई सी। एक्स कितना है? रखो जल्दी से, 200 mg। सी कितना है? 40 माइक्रोग्राम पर ml। आंसर क्या आया? एक्स बाई सी रख के क्या आया? चलिए गुड, आ गया ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका आया होगा, 5 लीटर की हम बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ इतना। सर मैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में बोल रहा। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पहले ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एब्जॉर्प्शन के पहले ही हो जाता है, ब्लड तक ही नहीं पहुंचता है, वो अलग चीज है।
चलिए नेक्स्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू, क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जल्दी बताइए। एक्टिव टू इनएक्टिव मेटाबॉलिज्म, इनएक्टिव टू एक्टिव मेटाबॉलिज्म, लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड सॉल्युबल मेटाबॉलिज्म, लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड सॉल्युबल मेटाबॉलिज्म, अच्छा लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड इनसॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल टू लिपिड सॉल्युबल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, कम ऑन डू इट फास्ट। क्या बोला था अभी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? सी बेटर लग रहा है, ओके भाई हमने अभी यही बात किया था ना, नहीं बी जिसने आंसर दिया, क्यों इनएक्टिव टू एक्टिव क्यों करना है भाई, हमें क्या करना है, हमारा मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन टारगेट क्या था कि लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट कर दे, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट कर दें, यानी लिपिड सॉल्युबल को लिपिड इनसॉल्युबल बना दो, लिपिड सॉल्युबल को लिपिड इनसॉल्युबल। अगर लिपिड इनसॉल्युबल को मैं दूसरे वर्ड में लिखूं तो क्या मैं इसको वाटर सॉल्युबल नहीं लिख सकता हूं? अब आपको तो पता है ना कि हाइड्रोफिलिक मींस लाइपोफिलिक, दैट इज द नॉन हाइड्रोफिलिक, एंड हाइड्रोफिलिक नॉन लाइपोफिलिक, तो ये तो आपस में मिलते जुलते वर्ड है ना, तो आपको यहां पे सिंपल क्या, लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड इनसॉल्युबल मेटाबॉलिज्म। अच्छा ऑक्सीडेशन, चलो बेटा जल्दी से बताइएगा, ऑक्सीडेशन किस में आता है? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन एंड फेल्सन रिएक्शन, किस में आएगा जल्दी बताइएगा। साक्षी ए क्यों नहीं है? क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात कर रहे हैं तो हमारा वहां पे मेनली टारगेट क्या हो रहा है, एक ही टारगेट है, इनएक्टिव टू एक्टिव तो बात की बात है ना, लेकिन मेजर टारगेट क्या है कि लिपिड को इन सॉल्युबल लिपिड बनाना, लिपिड को वाटर सॉल्युबल बनाना, मेन तो यही है ना। तो आप तुरंत बोलोगे फेज 1 में आएगा, यानी फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन में आएगा ऑक्सीडेशन, ऑर्चार्ड नाम से हमने अभी बात किया था, उसी से हमने बात किया ऑर्चार्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीएमिनेशन, ऑर्चार्ड के नाम से हमारा यही तो हमने बात किया था। तो आंसर क्या हुआ? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। जिसने भी एक आंसर दिया बहुत बढ़िया, ओके चलिए। सो आज का सेशन यहीं तक। आई होप जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको आगे फर्दर जरूर हम देखेंगे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ रहोगे। ओके चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल।